उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की बड़ी तैयारी की जा रही है। 26,210 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी है। आपको बता दें 172 पदों पर फायरमैन की भर्ती होगी। जून तक विज्ञापन निकाल सकती है सरकार। अक्टूबर में लिखित परीक्षा होनी है और दिसंबर में दौड़ भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया जारी। सीएम योगी ने 100 दिन में 10,000 भर्तियों का टारगेट दिया था और इसी को लेकर अब ये प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। 26,210 सिपाहियों की भर्ती होनी है। अक्टूबर में परीक्षा होगी। यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर ये बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। 172 पदों पर फायरमैन की भी भर्ती की जाएगी। जून तक विज्ञापन निकाल सकती है सरकार। 26,000 से ज्यादा सिपाहियों की भी भर्ती होगी। जून तक विज्ञापन निकलने की संभावना। आपको बता दें अक्टूबर में इसके लिए परीक्षा होनी है और दिसंबर में दौड़ लगेगी। 172 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ अगर पुलिस भर्ती की बात करें तो 26,000 से ज्यादा पद सिपाहियों के। गोंडा के आसाराम आश्रम में नाबालिग का शव मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लड़की की हत्या मामले में सभी संदिग्धों और परिजनों को पुलिस ने शहर ना छोड़ने की हिदायत देकर छोड़ दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 आरोपियों के साथ मां और भाइयों को भी हिरासत में लिया था। अब पुलिस की टीम बिसरा का इंतजार कर रही है। इस मामले में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिमौर गाँव में लड़की का शव मिला था। अब बिसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। संदिग्धों और परिजनों को पुलिस ने यह कहकर छोड़ा है कि वो शहर ना छोड़े। 3 आरोपी मां और भाई हिरासत में लिए गए थे। गोंडा से देवमणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि ज्यादा जानकारी देंगे। आपके पास क्या अपडेट है देवमणि? देखिए, आसाराम आश्रम में जब एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, स्वाति पांडे जिसका नाम बताया जा रहा था, वो उसका शव कार में मिलने के बाद आसाराम आश्रम और आसपास के लोगों पर शक की सुई थी। हालांकि परिजनों की तहरीर पर संपत्ति विवाद में 3 लोगों पर हत्या, अपहरण और जो तमाम संगीन धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन जब उसमें अपहरण की या एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में कुछ भी इस तरह का नहीं आया, न रेफी की पुष्टि हुई, न और भी कोई चोट उसके शरीर पे आई, तो कहीं न कहीं एक बार शक परिजनों पर भी गहराया। परिजनों को भी, उसकी मां को, बहन को और जो उससे संदिग्ध लोग थे उनको भी हिरासत में पुलिस ने लिया था और पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब मौत की वजहों की जो वजह है वो कहीं न कहीं जब सामने नहीं आई, तो कहीं न कहीं बिसरा का इंतजार कर रही है पुलिस। और एसओजी टीम, क्राइम ब्रांच लगी है, 5 टीमें लगी हैं। एसपी संतोष मिश्रा के निर्देशन में टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिसरा पर आकर बात टिक गई है, क्योंकि बिसरा का जब रिपोर्ट आएगा उसमें ये पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, हत्या किन कारणों से की गई और क्या निकल के आएगा कि उसमें चूंकि ना ही जहर की पुष्टि हुई है, ना ही कोई चोट है, ना ही और की तरह, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि उस लड़की को मिर्गी की, हिस्टीरिया की बीमारी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि घर में मारपीट, चूंकि इस तरह की बातें भी निकल के आई थी कि मारपीट होती थी घर में और भी इस तरह की चीजें, विवाद जो आपस में लड़कों में निकल के आया था, तो कहीं इसकी वजह से लड़की छिपी हो और दम घुटने से उसकी मौत हुई हो या अन्य कोई कारण हो, या किसी ने ले जाके लॉक कर दिया हो कार में, उसके बाद उसकी मौत दम घुटने से हो गई हो। क्योंकि अब तक मौत की कोई वजह ना निकल के आई है, ना ही पूछताछ में इस तरह की कोई बात निकल के आई, ना ही जो परिजनों का आरोप था 3 लोगों पर की अपहरण और हत्या की गई, उसका भी कोई अभी तक क्लू नहीं मिला है। तो पुलिस कहीं ना कहीं अभी तक उसके हाथ खाली हैं और बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। तब तक अभी जांच की बात कर रही है पुलिस और भी जो टेक्निकल टीम है उसको लगाए जाने की बात कर रहे हैं एसपी संतोष मिश्रा। तो परिजनों की से भी पूछताछ की गई उन्हें हिरासत में लेके, तो परिजनों ने इस दौरान कोई खुलासा किया है या किसी पर शक जाहिर उन्होंने किया है? देखिए, परिजनों से जो पहले दिन हमारी बात हुई थी, जो स्वाति पांडे की मां गीता पांडे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से 3 साल पहले उनके पति का भी अपहरण हुआ था और अब तक उनका नहीं पता चला। और जब मंगलवार को 5 तारीख को जब स्वाति पांडे का भी अपहरण हुआ, तो कहीं ना कहीं परिजनों की शक की सुई उन्हीं लोगों पर हुई जिनसे संपत्ति का विवाद आसपास के 3 लोग थे और एक कर्नलगंज का व्यक्ति था। उसके ऊपर जब आरोप लगा तो कहीं ना कहीं पुलिस ने हत्या का, अपहरण का और जो भी तमाम जो संगीन धाराएं थे उनके हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो परिजनों का जो लगातार कहना है कि उन्हीं लोगों पर शक
कर रही, उन्हीं लोगों पर आरोप लगा रही है। लेकिन पुलिस को अभी तक इस तरह के कोई क्लू नहीं मिले हैं कि अपहरण की कोई क्लू मिले हो या फिर हत्या के क्लू मिले हो, क्योंकि बॉडी पे कोई चोट नहीं है, ना ही कोई इस तरह का कोई और निशान है जिसकी वजह से हत्या के कारणों की पुष्टि हो। शुक्रिया देवमणि इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि बिसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर देवरिया से। किसान कितनी मेहनत से अनाज अपने घर लाता है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देवरिया के लार थाना क्षेत्र के महाल मंझरिया गांव की है। यहाँ से घाघरा नदी बहती है। घाघरा नदी यहाँ से 2 भागों में बंटकर करीब 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को घेर लेती है और उसी के बीच किसान खेती करते हैं। पुल ना होने की वजह से खेत तक मशीनों को ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए किसान जुगाड़ निकालकर किसी तरह अपने ट्रैक्टर नदी से होकर ले जाते हैं। इस बार भी 8 ट्रैक्टर्स को एक साथ नदी पार इस तरह से लेकर गए। मोटे तार से ट्रैक्टर्स को बांधा गया था और धीरे धीरे नदी को पार कराया गया। इन ट्रैक्टर्स में नदी पार करने पर गेहूं काटने वाली मशीन लगाई जाएगी और फिर करीब 15,000 हेक्टेयर में लगी फसल को काटा जाएगा। तो घाघरा नदी से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और इस तरह से देखिए कि कैसे मशीनों को ले जाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से इन मशीनों को एक लंबी तार के जरिए नदी पार कराई जा रही है। महाल मंझरिया देवार में खेती की जाती है, किसान यहाँ पर खेती करते हैं और इसी तरह से ट्रैक्टर्स और मशीनों को वहां तक लेकर जाया जाता है। 15,000 हेक्टेयर फसल नदी के बीचों बीच बोई गई। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, अद्भुत विचारक, प्रखर समाज सेवी, वंचितों, शोषितों और महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्नयन हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले युग पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ कल लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्र गुटों में मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 15 छात्रों को चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर्स के मुताबिक घायलों में किसी की भी हालत नाजुक नहीं है। छात्र गुटों में विवाद सामने आने के बाद जेएनयू प्रशासन ने मामले की पड़ताल अब शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। बता दें, देर रात तक यह हंगामा चलता रहा और एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को बंद कर दिया गया। एबीवीपी के छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने थाने तक पैदल मार्च किया, तो वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। इसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों का ये आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने खाने में नॉनवेज बनाए जाने से रोकने की कोशिश की। संडे को यहाँ हमेशा से वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना बनता है, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने नवरात्रि का हवाला दिया, नॉनवेज खाना बनने से रोक दिया। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों का ये आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में बाधा डाली, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ और अब लेफ्ट विंग अपनी गलतियां छिपाने के लिए नॉनवेज का मुद्दा उठा रहा है। अब इस पूरे विवाद पर एबीवीपी के छात्रों का क्या कहना है, वो लेफ्ट विंग के छात्रों पर क्या आरोप लगा रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे। वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यही लोग आके कैंपस में मोबिलाइजेशन करके लोगों को डरा रहे हैं और उसके बाद भ्रम फैला रहे हैं कि एबीवीपी के छात्र मेस का नाम लेके झूठ मूठ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी। कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं सिर्फ। वहीं इस पूरे विवाद पर लेफ्ट विंग के छात्रों का क्या कहना है, वो भी किस तरह से एबीवीपी के छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए।
कावेरी पहुंचे तो हमने देखा कि एबीवीपी के गुंडे खड़े हुए थे और कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे। हम लोग आगे पहुंचे तो गार्ड्स ने बीच में ह्यूमन चेन बनाया और गार्ड्स के रहने के बावजूद एबीवीपी के लड़कों ने कॉन्स्टेंटली हम लोग को पुश करना शुरू किया और लड़कों ने स्पेसिफिकली लड़कियों को टारगेट कर करके उनके पैरों पे लातें मारी। विक्रम नाम का एक लड़का है, उसने मेरा हाथ यहाँ तक खींचा, मरोड़ा, एंड देन ही ग्रैब्ड माय ब्रेस्ट। उसने मेरे साथ हरासमेंट किया, उसने मुझे मोलेस्ट किया। और हम देख रहे हैं किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एबीवीपी एक के बाद एक अटैक स्टूडेंट्स पे कर रहा है। बात है कि स्टूडेंट्स का खाने का हक है कि नहीं है। जो खाना चाहे, जिसको जो पसंद है वो खाए, जिसको नहीं पसंद है वो ना खाए। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी को चिकन खाना है तो उसको खाने दिया जाए, अगर किसी को नहीं खाना तो मत खाए। ये एक सिंपल बात है। ये सिंपल बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में एबीवीपी मारपीट शुरू किया। एबीवीपी जो चाहता है, जो वो चाहता है लोग खाए, जो वो चाहता है कि लोग पहने, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। यूपी एटीएस उसे आज गोरखपुर कोर्ट में पेश कर सकती है। दोपहर 2 बजे रिमांड की अवधि खत्म हो रही है और ऐसी संभावना है कि एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए भी अर्जी दाखिल कर सकती है। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। लगातार मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी हुए हैं। लगातार मुर्तजा के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है एटीएस और गोरखपुर कोर्ट में आज पेशी होनी है। ज्यादा जानकारी रामगोपाल हमें देंगे। गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, कितने बजे तक पेशी होनी है और क्या लगता है आज एटीएस अर्जी दाखिल कर सकती है कि ये अवधि को और बढ़ा दिया जाए पूछताछ के लिए? बिल्कुल, और अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके अनुसार 10:30 बजे तक एटीएस जो है मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करते ही वो पुलिस रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से मांग करेगी, जिसके बाद उम्मीद यही है कि पुलिस को पुलिस के रिमांड में उसको दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी जांच चल रही है और जिस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और देश की जो सबसे बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां इसमें शामिल हो रही हैं और साथ ही इससे जो खुलासे हो रहे हैं उसे ये तो तय लग रहा है कि कोर्ट जो है उसको आज एक बार फिर से पुलिस रिमांड दे देगी। 2 बजे तक कोर्ट ने उसको, आज का समय है, 2 बजे तक उसके पास रिमांड है, पुलिस के पास रिमांड है, लेकिन पुलिस उससे पहले ही करीब 10:30 बजे के करीब ही वो उसे कोर्ट में पेश कर देगी। इस मामले में जांच कर रही एटीएस की टीम ने आतंकी जो मुर्तजा है उनके चाचा को भी लखनऊ बुलाया था, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से नानुकुर कर रहे हैं और यहीं से मेल से जवाब दे रहे हैं कि चूंकि वो वरिष्ठ नागरिक हैं और आने जाने में उन्हें दिक्कत है, इसलिए वो वहां नहीं आ सकते, गोरखपुर में ही उनसे पूछताछ कर ली जाए। अब चूंकि मुर्तजा आज गोरखपुर आ रहा है तो क्या मुर्तजा के चाचा से और मुर्तजा को आमने सामने गोरखपुर में बैठा के पूछताछ होगी, इस पे भी लोगों की नजर बनी हुई है, हम लोगों की नजर बनी हुई है। साथ ही पुलिस रिमांड को लेकर भी 10:30 बजे के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि पुलिस रिमांड होता है या वो जुडिशियल कस्टडी में जेल जाता है, ये कंफर्म हो जाएगा। जी, और कहा तो ये भी जा रहा था कि यूएपीए के तहत भी कार्रवाई हो सकती है मुर्तजा पर, इस पर कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, यूएपीए के तहत अगर कार्रवाई उसके ऊपर होती है तो फिर वो जो भी मुकदमा होगा वो लखनऊ में दर्ज होगा। लखनऊ में जहां एटीएस मुख्यालय अपने संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएगा और उसके बाद से जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच के लिए भी ये आसानी हो जाएगी। यानी कि रामगोपाल, अब जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा। हालांकि आज बता दें कि कोर्ट में पेशी होनी है। शुक्रिया आपका रामगोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज में एक 10 साल की बच्ची ने सीएम योगी से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो प्रयागराज से दौड़ लगाकर लखनऊ पहुंचेगी। बच्ची का कहना है कि इंदिरा मैराथन में वो 42 किलोमीटर दौड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे सम्मानित नहीं किया गया। अब काजल नाम की बच्ची अपने कोच और पिता के साथ लखनऊ के लिए निकल पड़ी है। प्रयागराज के सुभाष चौक से मुख्यमंत्री आवास की दूरी लगभग 213 किलोमीटर है, जो कि 7 दिन में पूरा करने का उसका लक्ष्य है। जा रहे हैं सीएम आवास, इलाहाबाद से लखनऊ सीएम आवास जा रहे हैं। कैसे जा रही हैं? हम दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते हुए जा रही हैं? क्यों जा रही हैं? हम अल्ट्रा मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़े थे, हमको वहाँ पर सम्मानित नहीं किया गया था, इसीलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। किससे? मुख्यमंत्री से। अल्ट्रा मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ी थी
और 14वां रैंक आया था। इसको कोई सम्मानित नहीं किया था, न तो खेल मंत्री और न तो खेल सचिव। और ये सीधा टारगेट रखी है प्रयागराज टू लखनऊ सीएम आवास मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए, जो कि वहाँ पे अपनी सारी बातें बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी खबर है, जहां कपड़े की दुकान में आग लग गई और आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग पर हालांकि काबू पाने की कोशिश की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद रही। छत तोड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी की ये दुकान है। थाना वृंदावन के मोटा गणेश मंदिर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर के पास जो है बाजार है, मोटा गणेश भगवान का मंदिर है, उसके पास ही पोशाक की दुकान थी। इसमें सवेरे आग लगी है। अभी भी मौके पर दुकान में आग लगी हुई है। दमकल कर्मी मौके पर जो है आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुए। लेकिन आग की वजह से दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का पोशाक का सामान जो है स्वाह हो गया है। मौके पर दमकल कर्मी है जो आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। बाहर जो आग की लपटें थी उनको कंट्रोल कर लिया गया है। साथ ही जो अंदर क्योंकि पोशाक का इसमें दुकान में पोशाक रखी हुई थी, कपड़ा था, इसलिए दुकान की छत को तोड़कर आग बुझाने का काम जारी है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैं गोरख आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। लगातार इस आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने आज फिर जनता दरबार लगाया। लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।